एक रात अचानक आसमान से हजारों AK-47 राइफल्स गिरने लग गए थे और ये सब हुआ इंडिया के वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया में। ये कोई मूवी नहीं थी, ये था पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप मिस्ट्री। दिसंबर 1995 वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। सर्दियों की वो ठंडी रात और हर तरफ एक खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग अपनी गर्म चादर में सोए हुए थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ऊपर आसमान में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला था। रात के तकरीबन 11:30 बजे एक पुराना सोवियत एरा एंटोनॉव 26 प्लेन इंडियन रेडार की नज़रों से बचकर बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। प्लेन का रेडार सिग्नेचर भी मुश्किल से डिटेक्ट हो रहा था। अचानक प्लेन का पिछला कार्गो डोर धीरे से खुलने लगता है और अंधेरे में सैकड़ों पैराशूट्स नीचे झालडा, खटांगा और बेरादी जैसे गांव में एक एक करके गिरते हैं और हर पैराशूट के साथ वुडन क्रेट्स बंधे हुए थे। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इन बक्सों में क्या है। पर अगली सुबह जब गांव के किसान काम के लिए अपने खेतों में पहुंचते हैं तो उस चीज ने उन सबको हिलाकर रख दिया। वहां धान की फसल नहीं बल्कि मौत का सामान बिखरा पड़ा था। हजारों की तादाद में मॉडर्न AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और 16,000 से भी ज्यादा गोलियां थीं और साथ ही में काफी सारे दूसरे हथियार भी। ये कोई छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं थी, ये एक मिलिट्री ग्रेड वेपन ड्रॉप था। उन बॉक्सेस में टोटल मिलाकर 4 टन से भी ज्यादा मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक गांव के कई लोगों ने बॉक्सेस खोल चुके थे और कई वेपन्स अपने घरों में छुपा चुके थे। स्थानीय निवासियों में लावारिस पड़े इन अत्याधुनिक हथियारों को लूटने की होड़ मच गई। जब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पहुंची तो उनकी होश उड़ गए थे। खेतों में पैराशूट्स लटक रहे और जमीन पर मिलिट्री वेपन्स भी बिखरे हुए थे। तुरंत ही उस एरिया को सील कर दिया गया और हैवी पुलिस फोर्स तैनात की गई और लाउड स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट भी कराई गई, जिस किसी के पास भी इन बॉक्सेस से लिए हुए हथियार हैं, वो तुरंत पुलिस को वापस कर दे। इसके बाद हर घर में एक सर्च ऑपरेशन चालू हुआ। खटांगा, बेलामू, मरामू जैसे गांव से कई AK-47 राइफल्स रिकवर की गई। जैसे ही मीडिया तक ये खबर पहुंची तो ये खबर न्यूज़ में आग की तरह फैलने लगती है। हर तरफ न्यूज़ में बस यही चल रहा था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर बात होने लगी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि इतने सारे वेपन्स इंडिया में किसने गिराए, ये किसके लिए थे, और सबसे बड़ा सवाल कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी खबर क्यों नहीं मिली। कैसे एक कार्गो प्लेन इंडियन एयर स्पेस में घुसकर 4 टन से भी ज्यादा वेपन्स गिराकर निकल जाता है। उस वक्त इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। सिक्योरिटी फेलियर को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा मच गया। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज गवर्नमेंट से जवाब मांगने लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास अभी तक कोई क्लियर लीड नहीं थी। ये जो मिस्टीरियस प्लेन था एंटोनॉव 26, इसका सफ़र कराची पाकिस्तान से शुरू हुआ था। फिर इस प्लेन ने ड्रॉप से पहले वाराणसी इंडिया में रिफ्यूलिंग की थी और इसके बाद वो सीधा वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पहुंच गया और ड्रॉप के बाद ये प्लेन सीधा पुकेट थाईलैंड की तरफ चला गया। सबको लगा कि अब ये प्लेन इसके बाद अब कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट अब भी बाकी था। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाद ही 22 दिसंबर 1995 को फिर से वही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में एंटर करता है। प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, रिफ्यूलिंग की और उसके बाद प्लेन मुंबई की तरफ उड़ने लगा। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि पुरुलिया इंसिडेंट के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स अलर्ट थी और एयरफोर्स ने अपना एक फाइटर प्लेन MiG-21 को उसकी तरफ रवाना किया और उस प्लेन को वहीं के वहीं घेर लेती है और मुंबई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पर लैंड करवाने के लिए मजबूर कर देती है। एयरपोर्ट पर उतरते ही इसके सभी क्रू मेंबर्स को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने हिरासत में ले लिया। उस वक्त पुलिस ने पूरे एयरपोर्ट को ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही प्लेन वहां पर लैंड हुआ तो एयरपोर्ट को तुरंत ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। अब पुलिस ने प्लेन के क्रू को पकड़ लिया था। उस प्लेन क्रू में थे 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स और एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, पीटर ब्लीच, एक ex-SAS ऑपरेटिव जो बाद में एक आर्म्स डीलर बन गया था।
लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुलिस ने पूछताछ करने के बजाय इस क्रू से लैंडिंग के लिए फीस लैंडिंग मांग ली और यही इंतजार था इस क्रू के हेड का, जो कि इस प्लान का एलिजिडली मास्टरमाइंड है, और वो था किम डेवी यानी कि नील्स होल्क। और पैसे निकालने के बहाने से किम डेवी वहां से फरार हो जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जब वो वहां से गायब हुआ तो वहां पे आईबी और रॉ के एजेंट्स थे और किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर नेपाल के रास्ते डेनमार्क भाग चुका था। ये इंडिया के इंटेलिजेंस फेलियर पर एक बड़ा थप्पड़ था। इंटेरोगेशन में पीटर ब्लीच ने काफी चीजें बताई कि जैसे कि इस प्लान का मास्टरमाइंड किम डेवी यानी कि नील्स होल्क है। लेकिन सवाल तो अब भी यही था कि हथियार किसको देने थे। जब सीबीआई ने और इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें एक पायलट्स के पास से एक फोटो मिलती है और वो फोटो थी 3 स्टोरी व्हाइट बिल्डिंग की। कोर्ट में पायलट ने कहा कि यही बिल्डिंग उनका टारगेट था। ये बिल्डिंग थी आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो पुरुलिया रीजन में बहुत एक्टिव थी। सन 1970 से ही आनंदा मार्गा और वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बीच काफी टेंशन और क्लैशेस की रिपोर्ट्स आती रहती थी। बाद में किम डेवी ने यह भी क्लेम किया कि उसने ये वेपन्स ड्रॉप इसलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि आनंदा मार्गा के मेंबर्स अपनी सेल्फ डिफेंस कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वेपन्स शिपमेंट बहुत ही मैसिव था। इतना बड़ा मिलिट्री शिपमेंट सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए तो नहीं लग रहा था। अब आती है सबसे हैरानी वाली बात कि किम डेवी और पीटर ब्लीच ने बाद में यह भी क्लेम किया कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस ऑपरेशन की पहले से इंफॉर्मेशन थी। Me about the first part, how the flight happened. Who gave you the assurances that you would be allowed to come in? Well, I was in direct contact with an MP who told me that he was in further contact with the Prime Minister's office. उनके मुताबिक इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और ब्रिटिश इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को इस मिशन का पता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इन क्लेम्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त वेस्ट बंगाल में लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में कांग्रेस की थी। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर बंगाल में वायलेंस बढ़ता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का मौका मिल सकता था। इस केस में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पीटर ब्लीच को सिर्फ 8 साल बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया। कई लोगों ने क्लेम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी रिलीज के लिए हैवी डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला था। आज पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के सारे क्रू मेंबर्स रिलीज हो चुके हैं। पीटर ब्लीच भी फ्री है, लेकिन एलिजिड मास्टरमाइंड किम डेवी यानी कि नील्स होल्क आज भी डेनमार्क में रहता है। इंडिया ने डेनमार्क से कई बार उसकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की, लेकिन डैनिश कोर्ट्स ने हर बार रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। 2016 में इस केस का एक की विटनेस मंगला प्रसाद पटेल का मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस से मारा जाता है और उसके बाद ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। आज भी सवाल वही है कि अगर ये ऑपरेशन इलीगल था तो मास्टरमाइंड आज भी फ्री कैसे है, और अगर ये एक सीक्रेट पॉलिटिकल ऑपरेशन था तो उसके पीछे का असली सच क्या था। पुरुलिया आर्म्स क्रॉप आज भी इंडिया की हिस्ट्री की सबसे अजीब अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है।